हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहली क्लास ये है आप सभी के लिए पब्लिक। तो इस पहली क्लास में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, डिफिनेशन क्या है अर्थशास्त्र की। इसके अलावा जो इसकी परिभाषाएं दी गई तो कितने वर्गों में दी गई या किन आधारों में अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो परिभाषाओं को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई हम तो पीजीटी टीजीटी देने वाले हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक बात हो जाती है कि हमको ये पढ़ना पड़े कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपके पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम में इस परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अभी जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो जहाँ जहाँ पे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर दूंगा कि भाई आप लोग देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और अब चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अर्थशास्त्र जो भी जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, तो सोशल साइंस में अर्थशास्त्र अत्यंत ही प्राचीन विषय है। ठीक है, ये क्या है, अत्यंत प्राचीन विषय है, काफ़ी पहले से ये पढ़ाने और पढ़ने में मतलब चल रहा है। और भारत में अगर बात करें अर्थशास्त्र की, तो भारत में भी अर्थशास्त्र का प्रचलन प्राचीन काल से ही चल के आ रहा है। 19वीं शताब्दी में ही अर्थशास्त्र में शोध और सर्वेक्षण कार्य होते रहे। और अगर वर्तमान में बात करें तो आज अर्थशास्त्र का जो है क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो चुका है, यह बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, क्या है अर्थशास्त्र का अर्थ। तो ये जो आपका अर्थशास्त्र है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता जा रहा हूँ और हो सकता है कि आपको अगर ज़रूरत समझ में आए तो आप भी इसे नोट कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है ये ग्रीक भाषा, ठीक है, जितने तरीके के ये आप देखेंगे, जितने तरीके के ये अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सब के नाम कहीं ना कहीं बाहर से ही आए, किसी विदेशी लैंग्वेज से। तो ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड थे, OIKOS तथा NOMOS। ये दो शब्द थे ग्रीक भाषा के। ठीक है, और इन दोनों से मिला करके बना है अर्थशास्त्र। ग्रीक भाषा वाले अगर पैटर्न पे बात करें तो अर्थशास्त्र का जो अर्थ है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या बताता है कि गृहस्थ या परिवार का प्रबंधन। ठीक है, ये बताता है ग्रीक भाषा का अर्थ। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे जो अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया वो प्रयोग था केवल सीमित संसाधनों, वो केवल सीमित संसाधनों से अधिकतम मितव्ययिता द्वारा, अधिकतम मितव्ययिता द्वारा घर के उपभोग का प्रबंधन। ठीक है, घर के उपभोग का प्रबंधन। तो ये असल में तात्पर्य था कि भाई किस तरीके से एक घर को चलाना है, एक परिवार को चलाना है सीमित संसाधनों के साथ। ये उस समय की डिफिनेशन थी। वहीं अगर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में बात करें तो इकोनॉमिक्स काफ़ी फेमस सब्जेक्ट बन चुका है, प्रैक्टिकली हो चुका है, हम लोगों के जीवन से संबंधित हो चुका है। तो आज का समय तो अलग है, उस समय जो है इसका तात्पर्य यही था कि सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम मितव्ययिता के द्वारा घर के उपभोग का कैसे प्रबंधन करना है, ये हमको सिखाता है इकोनॉमिक्स। अब कहानी तो ऐसे चल रही थी, लेकिन किसी ना किसी को तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन के आना ही था। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन के आते हैं अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। अब ये क्वेश्चन
बहुत ही आसान है लेकिन आपसे पूछ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। इनकी एक पुस्तक आती है, उसका पूरा नाम देखिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations। ठीक है, काफी बड़ा नाम था इनकी पुस्तक का। तो इनकी ये पुस्तक आती है भाई, कब आती है? 1776 ईस्वी में, 1776 में इनकी ये पुस्तक आती है। इस पुस्तक से वास्तव में अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का उदय होता है वैश्विक पटल पे। ठीक है, अभी तक तो कहानी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन इसको अब प्रमाण मिल चुका था। एडम स्मिथ साहब अर्थशास्त्र के जनक बन के आते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट में इसे आप वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। यह पुस्तक का नाम भी महत्वपूर्ण है, हालांकि आप सभी को यह पता रहा होगा, लेकिन फिर भी इस क्लास से आपको ये तो पता चलना चाहिए कि भाई अगर ये क्लास आप पढ़ रहे हो तो यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, उनकी पुस्तक 1776 में, 1776 में इसकी प्रकाशन के बाद वास्तव में अर्थशास्त्र का जन्म होता है। एडम स्मिथ ने क्या बोला? एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को बोला धन का विज्ञान। ठीक है, धन का विज्ञान। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या बोला? धन का विज्ञान। और यह बताया कि राष्ट्रों के धन के स्वरूपों एवं कारणों की खोज करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। इन्होंने क्या बोला कि राष्ट्रों में जो धन का स्वरूप है, उनके कारण है, इन सबको खोजना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री रहेगी। समय के साथ साथ चीजें आगे बढ़ती गईं। अर्थशास्त्र के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए, लगातार सुधार हुए। एडम स्मिथ साहब ने जो परिभाषा दिया था, आगे चल करके उसमें भी आलोचनाएं होती हैं। और फिर अब हम लोग पहुंचेंगे उस टॉपिक पे जिसे हमने आपसे बोला कि आपको ये जानना चाहिए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा किन किन आधारों पे दी गई हैं। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिए। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। ये परिभाषा वाला सेक्शन मुख्य रूप से आपको 5 पॉइंट के अंतर्गत समझना है। ठीक, 5 पॉइंट। पहली जो परिभाषा दी गई वो दी गई धन केंद्रित। पहली परिभाषा जो दी गई वो कैसे दी गई? धन केंद्रित। धन केंद्रित परिभाषा देने वाले सबसे पहले थे एडम स्मिथ। नोट करते जाएंगे अगर आपको यहां पे किसी भी प्रकार का नया पॉइंट मिल रहा है। एडम स्मिथ के बाद इनका समर्थन इसमें किया था जे.एस. मिल ने, और फिर जो है प्रोफेसर जे.बी. से ने। आप जे.बी. से के बारे में जानते होंगे, इनका एक नियम था ना, से का बाजार नियम, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये वही वाले से थे। ठीक है, उसके बाद धन केंद्रित के बाद जब क्रम आगे बढ़ता है तो फिर आता है कल्याण केंद्रित, यानी धन के बाद कल्याण की बात की गई। और कल्याण केंद्रित परिभाषा कौन समर्थन करने वाले थे इसमें? एक तो आपके थे प्रोफेसर मार्शल जी और दूसरे थे प्रोफेसर पीगू। मैं अलग अलग सबको बताता जा रहा हूं, उम्मीद है कि आप चीजों को समझते जा रहे होंगे और याद करते जा रहे होंगे। तो मार्शल पीगू ने कल्याण केंद्रित परिभाषा दिया। उसके बाद तीसरा इसमें कैटेगरी आता है, उसे बोला गया सीमितता। सीमितता या दुर्लभता केंद्रित। सीमितता या दुर्लभता केंद्रित, और इसको दिया था रॉबिन्सन ने। ठीक है, रॉबिन्सन। फिर अगला इसमें आता है आवश्यक विहीनता या आवश्यकता विहीनता। आवश्यकता विहीनता। अब ये आपसे पूछ चुका है पीजीटी में कि आवश्यक विहीनता किस अर्थशास्त्री से संबंध है। तो आवश्यक विहीनता जो है वो आपका संबंधित है जे.के. मेहता। जे.के. मेहता साहब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि आजकल केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थित है प्रयागराज या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में,
यहाँ के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर थे प्रोफेसर जेके मेहता, और इनका भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। काफ़ी सारी इन्होंने थ्योरी दिया हुआ है और इनकी थ्योरी को आप लोग पढ़ते भी होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सिलेबस में और भी टॉपिक इनके शामिल किए जाएंगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा। तो जेके मेहता यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से संबंधित थे। जब कभी अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए होंगे या आएंगे तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के जस्ट सामने इन्हीं के नाम पे एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है, उसका नाम भी रखा गया है जेके मेहता उद्यान। ठीक है, तो ये थे जेके मेहता। इन्होंने आवश्यकता विहीनता के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया था, यानी परिभाषा जो इन्होंने इकोनॉमिक्स की दिया वो आवश्यकता विहीनता थी। उसके बाद लास्ट इसमें कैटेगरी देखना है जो है विकास केंद्रित। ठीक है, लास्ट क्या है? विकास केंद्रित। और ये जो विकास केंद्रित वाला है इसके अंतर्गत आपके सैमुअल्सन हो गए, हेनरी हो गए, दो नाम इसमें आते हैं, सैमुअल्सन और हेनरी, तो ये हो गए। मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं धन केंद्रित, कल्याण केंद्रित, बस इसी के आसपास हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं। क्वेश्चन आपसे आवश्यकता विहीनता वाला भी पूछ चुका है। अब एक एक करके थोड़ा सा इसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा कि धन केंद्रित वाला सिस्टम क्या है, उसके बाद कल्याण केंद्रित वाला क्या है, फिर जो है सीमितता, आवश्यकता विहीनता, तब जाकर के ये आपकी क्लास ये कंप्लीट होगी। चलिए, पहला इसमें था भाई धन केंद्रित परिभाषा। एडम स्मिथ 1776 में इनकी पुस्तक आती है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। पुस्तक का नाम आप सभी याद कर चुके हैं। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या बोला कि अर्थशास्त्र जो है, अब ध्यान से सुनेंगे कि एडम स्मिथ ने क्या बोला था। एडम स्मिथ ने बोला कि अर्थशास्त्र, मैं लिख दे रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। इन्होंने बोला अर्थशास्त्र देश की संपत्ति तथा विकास को, ध्यान से सुनते जाइएगा, तथा विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों की जांच को कहते हैं। ठीक है, ये एडम स्मिथ ने बोला। क्या बोला कि जो अर्थशास्त्र है यह देश की संपत्ति तथा विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों की जांच को कहते हैं। ये एडम स्मिथ ने परिभाषा दिया और बताया कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है देश की भौतिक संपन्नता में वृद्धि करना। कौन सी संपन्नता में? भौतिक संपन्नता में। तो जो एडम स्मिथ का सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहा था धन का, और इसीलिए पहली जो डिफिनेशन दी गई थी वो धन पे केंद्रित दी गई थी। उसके बाद फिर एक अर्थशास्त्री थे फ्रांस के प्रोफेसर जेबी से, और उन्होंने क्या बोला, डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया था कि ये जो अर्थशास्त्र है, यानी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है। ये किसने बोला था? जेबी से। ठीक है, क्या बोला कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि धन का अध्ययन करता है, धन का अध्ययन करता है, ये जेबी से ने कहा। फिर इसमें एक और अर्थशास्त्री आते हैं, वो थे जे.एस. मिल। जे.एस. मिल, इन्होंने क्या बोला कि अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। इन्होंने क्या बोला? अर्थशास्त्र को मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान, ये जे.एस. मिल ने बोला। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो तीन अर्थशास्त्री थे इन्होंने मुख्य रूप से किस बात पे बल दिया? धन पे बल दिया। इनकी परिभाषाएं धन के अंतर्गत थी। ठीक है, इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि
अब देखिए, एक चीज तो मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो अर्थशास्त्री थे, जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, ठीक है, जेबी से हो गए, उसके बाद आपके जेएस मिल हो गए, ये सभी अर्थशास्त्री संबंधित थे क्लासिकल से, यानी कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से, ठीक है। इसे आप क्लासिकल बोल सकते हैं, प्रतिष्ठित बोल सकते हैं, शास्त्रीय भी बोल सकते हैं। जहाँ पे काफ़ी कठिन हिंदी मिल जाती है वहाँ पे क्लासिकल का जो ट्रांसलेशन रहता है वो शास्त्रीय रहता है। तो ये तीनों संबंधित थे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, और इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा धन को ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु माना गया। इन्होंने धन को तो बहुत ही महत्व दिया, लेकिन इन्होंने मनुष्य को महत्व नहीं दिया। मनुष्य को इन्होंने महत्व नहीं दिया, मनुष्य को इन्होंने गौण स्थान दिया, यानी अपने मॉडल में बहुत ज़्यादा इसके बारे पे ध्यान नहीं दिया। और यही रीजन था जो कि इनकी परिभाषाएं आलोचना का विषय बनती है, और आगे चल के फिर जो है इसमें सुधार हुए, नई नई परिभाषाएं आई, और इनके जो परिभाषाएं थे धन पे आधारित, उन सब का क्षेत्र जो है वो संकुचित हो गया। तो यह था धन के आधार पे डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए धन हुआ, उसमें मनुष्य को गौण स्थान दिया गया, यानी मनुष्य को महत्व तो नहीं दिया गया। तो आगे चल के जो अर्थशास्त्री आए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, चलो भाई कल्याण की हम लोग बात करते हैं। दूसरा हम लोग अब देखेंगे जो कि है कल्याण केंद्रित। कल्याण केंद्रित 19वीं शताब्दी के अंत में, कब? 19वीं शताब्दी के अंत। अब ये वो समय था जब मार्शल आ चुके थे अर्थशास्त्र के इतिहास में, या अर्थशास्त्र के समय में मार्शल का उदय हो चुका था। तो 19वीं शताब्दी के अंत में नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, पूरा नाम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने स्पष्ट किया कि जो धन है, जिसको कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बड़ा महत्व दिया, एडम स्मिथ ने, जेबी से ने, जेएस मिल ने, तो मार्शल साहब क्या बताते हैं कि जो धन है ना, ये धन साध्य नहीं है, धन साध्य नहीं है, बल्कि धन मात्र साधन है, मात्र साधन है। ये किसने बोला? प्रोफेसर मार्शल ने। और इसकी सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है, मानव कल्याण में वृद्धि। अब आप समझ रहे होंगे कि देखिए, जिस मानव की उपेक्षा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने की थी, उसी कमी को पकड़ के, उसी कमी को आधार बना करके प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा दिया और बोला कि धन जो है वो साध्य नहीं है, ये तो एकमात्र साधन है, और इसकी सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। मार्शल साहब की एक पुस्तक आती है, पुस्तकों का नाम भाई आप लोग लिख लीजिएगा, एक अपना अलग से नोट्स बना लीजिए जिसमें आप पुस्तकों का नाम लिखें। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल साहब की ये पुस्तक थी। इन्होंने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दिया, अब ध्यान से सुनिएंगे क्या परिभाषा दिया। इन्होंने बताया अर्थशास्त्र, मैं कुछ बोलूंगा कुछ लिखूंगा, तो आप कंसंट्रेट रहेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। इन्होंने अपने पुस्तक में परिभाषा दिया, अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के, सुनते जाइएगा, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन इन्होंने बताया कि इसका संबंध, निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों
की प्राप्ति और उनके उपयोग से है। ये प्रोफेसर मार्शल की डिफिनेशन थी उनकी पुस्तक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो ये कल्याण केंद्रित परिभाषा हो गई। अब उसमें यानी कि परिभाषाओं के क्रम में जो अगली कैटेगरी आती है वो आई है सीमितता या दुर्लभता। सीमितता या दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, ये तीसरी कैटेगरी है डिफिनेशंस में। इसको चलिए देख लेते हैं। एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रॉबिन्स, जे भी क्या कहते हैं, रॉबिन्सन को ना सोचिएगा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन वो अलग थी और रॉबिन्स अलग थे, ये आप याद रखेंगे। रॉबिन्स 1932 में इनकी एक पुस्तक का नाम भाई देख लीजिए, थोड़ा बड़ा नाम है इसलिए हाँ इनका ईयर और नाम नोट कर लीजिए, फिर पुस्तक में यहां अभी इसको साफ करके लिख रहा हूं। हाँ, NESSAY essay on the nature and significance of economics science। काफ़ी बड़ा नाम है इनकी पुस्तक का, जॉन रॉबिन्स की पुस्तक का। 1932 ये पुस्तक आती है। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र की, अब पुस्तक का नाम आप लोग नोट कर लिए होंगे, ना नोट किए हो तो नोट कर लें, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये इनकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अब कंक्लूजन यहां पे लिखूंगा, क्या बोला कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में, सीमित दुर्लभता की बात इन्होंने किया, सीमितता की बात किया तो सीमित साधन आ गए। सीमित साधनों के संबंध में या संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मानव व्यवहार का अध्ययन, ये हो गया रॉबिन्स के द्वारा दी गई परिभाषा। ये जो रॉबिन्स ने परिभाषा दिया था, ये आलोचना का विषय ये इसलिए बनी क्योंकि ये अव्यवहारिक थी। अव्यवहारिक होने के साथ साथ ये जटिल थी, साथ ही साथ संकीर्ण थी। इन आधारों पे इनके द्वारा दी गई परिभाषा की भी आलोचना की गई। और फिर अगली कैटेगरी आती है जो इसमें, वो थी आवश्यकता विहीनता। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसने दिया था? जेके मेहता। जेके मेहता ने बताया, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार को आवश्यकता विहीनता की अवस्था तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। शॉर्ट में लिख देता हूं, इन्होंने क्या बोला? अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार को आवश्यकता विहीनता की अवस्था तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। ठीक है, ये जेके मेहता साहब ने परिभाषा दिया। और इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है वो है आवश्यकताओं को सामर्थ्य स्तर तक घटाना। साथ ही साथ इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास ही अर्थशास्त्र का मुख्य कर्तव्य होता है। लेकिन इन्होंने जो परिभाषा दिया ये आवश्यकता से या साधारण क्या कहते हैं सामान्य लोगों की पहुंच से दूर थी। फिर इसकी आलोचना होता है और चलते चलते अंतिम जो हम लोग पढ़ेंगे ये है विकास केंद्रित परिभाषा।
अच्छा, जेके मेहता वाला आपसे पूछ चुका है पीजीटी में, ठीक है, तो उसको अपना आप ध्यान रखिएगा। तो अगली परिभाषा लास्ट क्रम में आती है विकास केंद्रित। और क्योंकि एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दिया वो धन केंद्रित थी, तो अर्थशास्त्र का जब विकास होता है, देखिए शुरुआत में धन केंद्रित आती है, फिर विकास होता है, तो कल्याण की बात प्रोफेसर मार्शल ने किया। इसके बाद रॉबिन्स ने दुर्लभता केंद्रित परिभाषा दी, और रॉबिन्स की परिभाषा को काफ़ी समय तक एक्सेप्ट किया गया, लेकिन 1932 के आसपास जो है इसमें कुछ कमियां देखी गई। फिर जेके मेहता भी बीच में आते हैं, और जेके मेहता ने बात की कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि आवश्यकता विहीनता अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। फिर अब उसके बाद से जो परिभाषाएं आई वो सारी की सारी परिभाषाएं थी विकास केंद्रित। वो सारी की सारी परिभाषाएं कैसी थी? विकास केंद्रित। यानी कि ऐसी परिभाषाओं को विकास केंद्रित परिभाषा कहा जा सकता है। किस परिभाषाओं को? चलिए इसको भी मैं आपको समझाता हूं। 1932 के बाद से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बहुत अधिक विकास हो चुका है। इसके बाद से जब देखेंगे रॉबिन्स की परिभाषा के बाद से काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, और अब यह स्वीकार किया जाता है कि रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करती थी। वर्तमान में एक ऐसी परिभाषा की आवश्यकता है जो सीमित संसाधनों के वितरण और आर्थिक विकास, यानी जो भी संसाधन हैं उसका कैसे अच्छे से वितरण किया जाए और इस वितरण के साथ कैसे तेज आर्थिक विकास हो, जो परिभाषा इन दोनों बातों पे ध्यान देगी वो विकास केंद्रित परिभाषा कही जाएगी। यानी कि इस तरीके की परिभाषा को विकास केंद्रित परिभाषा कहा जाएगा। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है। अब सैमुअल्सन ने क्या बोला सुनिएगा। उन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेकों प्रयोगों में लाए जाने वाले, यानी व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके सीमित साधनों का एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक निश्चित समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और उनको समाज में वितरण उपभोग हेतु करने के लिए किन तरीकों के आधार पे चुनेंगे, किस तरीके पे चुनेंगे, ये पूरी बात की थी प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। और ये भी बोला था कि इस पूरे प्रक्रिया के लिए अगर चाहें तो उसमें मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं या बिना मुद्रा के भी कर सकते हैं। तो अब आज हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से अर्थशास्त्र में परिभाषाओं का आविर्भाव और विकास होता है। हम लोगों ने धन केंद्रित देखा, कल्याण केंद्रित देखा, उसके बाद सीमितता या दुर्लभता संबंधित परिभाषा को देखा, फिर आवश्यकता विहीनता की बात किया और फिर विकास केंद्रित की बात किया। तो ये एक क्लास थी अर्थशास्त्र को समझने का, इसकी परिभाषाओं से रूबरू होने का। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी क्रम में आपका अभी एक और लेक्चर आएगा कि भाई अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, और फिर और भी आपको समझाया जाएगा उसमें कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंट है, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। तो ये चीज़ें आपकी अगले क्लास में हो जाएंगी। इस क्लास में बस हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये एक क्लास आप सभी को लोगों के लिए थी, यह बताने के लिए कि मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ या कैसे समझा सकता हूँ। अभी तक मैंने नेट इकोनॉमिक्स के लिए बराबर पढ़ाया हुआ है, तो पीजीटी के लिए अब आप जो है अगर मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप सभी का स्वागत है। और इसका कोर्स शुरू हो रहा है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे पहले भी मिली होगी। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा
इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, फिर आपको क्लासेस की पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स मैं ठीक ठाक आपका करा सकता हूँ। बाकी विश्वास करना न करना आपकी मर्जी है। आप खुद जो है इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं तो चीज़ों को समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको मिल रहा है क्लासेस लेने के लिए इकोनॉमिक्स का। इस वीडियो में इतनी ही बातें, और आगे की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था अलग हैं एक दूसरे से। तो वो चीज़ें आगे की वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि किसी भी तरीके की नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।